हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारा पार्ट 6 रहेगा। पार्ट 6 की बारी है। पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे वर्नर का सिद्धांत। तो बड़े ही ध्यान से इसको समझना है। वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, ये लमसम 6 नंबर में आता है, हर साल आता है। तो वर्नर्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलो कोई एक कंपाउंड में ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो, CO ले लो, Cl3 ले लो, और 6 ले लो NH3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 6। ठीक है। इस प्रकार से मान लो ये कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है। ठीक। तो वर्नर के अच्छा, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, चलो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे CO है, NH3 का होल 6 है, और इस Cl को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। ठीक। तो इसको अगर मुझे ज्योमेट्री में दिखाना होगा, ज्यामिति में, संरचना में, तो कैसे दिखाऊंगा। फिर ये कोई CO है, और इसमें से 6 ठो क्या है, NH3 जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक। और ये जो Cl है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके जस्ट पीछे है, तो मैं ठीक है डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको जरा बताइए, इस कंपाउंड को देख करके हमको ये लग रहा होगा कि Cl जो है आयनिक मंडल में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये CO से अटैच रहेगा तो इसको पानी में डालोगे तो तुरंत घुल जाएगा। हाँ भाई, बताया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो Cl वाला बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक। और ये वाले कैसे होंगे, बहुत ही मजबूती से CO यानी कोबाल्ट को पकड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं, वर्नर के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक में, वर्नर के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक में, उपसंयोजक यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रकीय धातु परमाणु, केंद्रकीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं हो सकती हैं। 2 प्रकार की संयोजकता, संयोजकता मतलब वैलेंसी, होती हैं या हो सकती हैं। वैलेंसी कहने का क्या मतलब है, कितने बॉन्ड से वो अटैच हुआ होता है। ठीक है। 2 प्रकार की, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली लिखिएगा प्राथमिक वैलेंसी संयोजकता, और दूसरे नंबर पे क्या आएगी, द्वितीयक संयोजकता, संयोजकता। ठीक। तो ऐसा बॉन्ड्स, या फिर मैं कहूँ कि CO के साथ जुड़ा हुआ ऐसा बॉन्ड्स या लिगेंड्स जिसको पानी में डालने पर वो घुल करके अलग हो जाए, उसको मैं क्या बोलूँगा, प्राथमिक संयोजकता। और जो मजबूती से पकड़े रहते हैं उसको मैं क्या बोलूँगा, द्वितीयक संयोजकता। अब आपको इस कंपाउंड को देख करके हमको जरा बताइए, प्राथमिक संयोजकता की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है। तो जो पानी में घुल जाए 1 2 3, जो कमजोर बॉन्ड से जुड़ी हुई हो 1 2 3, 3 है। और अगर आपसे कोई पूछे द्वितीयक संयोजकता कितनी है, तब क्या जवाब देंगे, कितने बॉन्ड है भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। द्वितीयक संयोजकता कितनी आई है, 6। हाँ जी, ऐसे देख करके कंपाउंड्स को हम लोग बता सकते हैं ना। अब आप लोग पहली वाली हेडिंग डालेंगे प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, यानी इंग्लिश में लिख लो प्राइमरी वैलेंसी। जो होती है Cl पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव आयन यानी ऋणात्मक
आयन द्वारा संतुष्ट होती है। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये किस, अब भाई Cl पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव ही होता है ना, तो ये किसके द्वारा संतुष्ट होती हैं? नेगेटिव आयन के द्वारा संतुष्ट हुई होती हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये सोल्यूशन यानी विलयन में आसानी से आयनित हो जाती हैं, आयनित हो जाती है। दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया। आयनित हो जाती है अर्थात आयनन योग्य होती हैं, आयनन योग्य होती है। बात समझ में आई? नंबर थर्ड, इन्हें मतलब प्राथमिक वाले संयोजकता को इन्हें बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। और क्या लिख सकते हैं? इन्हें बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है ना, इन्हें संकुल में बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। अगली पॉइंट से लिखिएगा, इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति अदिशात्मक होने के कारण, अदिशात्मक होने के कारण उपसहसंयोजक यौगिक के उपसहसंयोजक यौगिक के ज्यामिति पर कोई संबंध नहीं पड़ता, मतलब कि कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। एक बार समझ ले, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है भाई? ये नेगेटिव आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। कोई भी रहे, कोष्ठक के जो बाहर लिखा रहता है अक्सर नेगेटिव ही होता है, इस तरफ लिखा रहता है तो पॉजिटिव होता है। हालांकि वो दूसरी बात है, हम लोग बैलेंसिस पढ़ रहे हैं तो इसी तरफ लिखी जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। नंबर दूसरा वाला पॉइंट क्या कर, ये विलयन में आसानी से आयनित हो जाती हैं, अर्थात आयन योग्य होती है, मतलब आसानी से घुल जाती हैं। इन्हें बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया गया है। ठीक है, इन्हें संकुल में बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है, बहुत सही। इनकी प्रकृति अदिशात्मक होने के कारण, ये कोई जरूरी थोड़ी है इधर जुड़े, इधर भी तो जुड़ सकता है ना, मतलब कहीं से भी जुड़ सकते हैं ये लोग। तो इनकी जो प्रकृति अदिशात्मक है, जुड़ने की दिशा ही कोनो निर्धारित नहीं है, एक प्रकार से इंटरेक्शन की वजह से बस ऐसे लगे रहते हैं के कारण उपसहसंयोजक की ज्यामिति पर, अब हम जानते हैं इसकी ज्यामिति क्या है, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल है। कैसे ऑक्टाहेड्रल है? 8 दीवारें बनती हैं, 4 दीवारें ऊपर बनती हैं, 4 दीवारें नीचे बनती हैं। समझ जाओ, लो भैया समझ जाओ। जैसे मान के चलो CO है, एक NH3 कहाँ गया? ऊपर गया। ये NH3, ये भी क्या है? NH3, ये भी क्या है? NH3, और ये भी क्या है? NH3। देखो ये ऊपर है, 1 पलजा, 2 पलजा, 3 पलजा, 4 पलजा। आप इस वाले पलजों को देख रहे हो? हाँ जी, एक दीवार तो ये हो गई साइड वाली, एक दीवार इसके साइड वाली ये भी होगी। आप ये वाली भी दीवार देख रहे हो, सामने वाली, जस्ट सामने वाली दीवार देख रहे हो, सामने एक दीवार, इसके पीछे एक दीवार, एक तरफ ये वाली दीवार, एक तरफ ये वाली दीवार। कितनी दीवारें ऊपर हैं? 4 दीवारें जब ऊपर हैं तो 4 दीवारें नीचे भी होंगी ना। NH3 ये वाले से ये वाले से ये वाले से ये वाले, 4 दीवारें ऊपर रहती हैं, 4 दीवारें नीचे रहती हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको अष्टफलकीय। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, इसके नीचे तुमको दिखेगा नहीं हमको लगता है।
उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयक संयोजकता, हम लोग कंपाउंड बनाए थे उसको बना लेते हैं। NH3 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 NH3। ठीक, क्या कह रहा है भाई, यह नेगेटिव आयन व उदासीन आयनों द्वारा तथा पॉजिटिव आयनों द्वारा भी संतुष्ट हो जाती हैं। ठीक है, हम जानते थे यार, बहुत सारे कंपाउंड पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे Cl2 हुआ करता था, H2O हुआ करता था, H3O पॉजिटिव। यहाँ पे टॉर्च लगा दूं, 2 तो 4 तो 6 लगा ही दो यार। तो बड़े कोष्ठक की पहली बात तो अंदर है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी है सब। तो देखो ना, ये नेगेटिव आयन थे, ये उदासीन आयन थे, और ये पॉजिटिव आयन, सभी के द्वारा आसानी से संतुष्ट हो जाती है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या निश्चित होती हैं। ठीक है, 4 रहेंगे तो 4 रहेंगी, 6 रहेंगे तो 6 ही रहेंगे, जिसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। इसी के आधार पर हम लोग समन्वय संख्या निकालते थे। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसी से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। भाई अगर सेकेंडरी वैलेंसी ना रहे तो यौगिक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। विलयन में आसानी से आयनित नहीं होती हैं, अर्थात आयनन योग्य नहीं होती है, आयनन योग्य नहीं होती है। और पॉइंट लिख सकते हैं, इन्हें बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, इन्हें बड़े कोष्ठक यानी ये वाला के अंदर लिखा जाता है। हाँ जी, और क्या लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट हैं। इन्हें सतत रेखा द्वारा, यानी कि देखो कॉन्टिन्यूअस लाइन ना, कहीं पर डॉटेड डॉटेड नहीं है, सतत रेखा बोलते हैं। इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई बात? और क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हो, बहुत सारा लिखिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही, यानी इनके द्वारा ही कंपाउंड यानी यौगिक की ज्यामितीय व संरचना निर्धारित की जाती है, की जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और एक पॉइंट और लिख लो, लिख लो। यह प्राइमरी वैलेंसी की अपेक्षा ज्यादा प्रबल होती है। सेंट्रल मेटल आयन से ऐसे लिखिएगा, सेंट्रल मेटल आयन से प्राइमरी वैलेंसी की अपेक्षा, यानी कि प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता प्रबल रूप से जुड़ी होती हैं ना। ऐसा पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए। तो अब जैसे ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनके द्वारा यौगिक की ज्यामिति व संरचना का निर्धारण होता है। हमारे सिलेबस में कितनी संरचनाएं हैं? हमारे सिलेबस में 3 ही तो हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में ऑक्टाहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। TD शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय हो गया। और क्या लिखते हैं भाई? ऑक्टाहेड्रल तो लिखे ही नहीं। अष्टफलकीय 8 फलकें होती है ना, 4 ठे ऊपर होती हैं, 4 ठे नीचे। ऑक्टाहेड्रल इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट फॉर्म में OH लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ भाई, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कहने का मतलब सर एक ऊपर होगा,
3 तो नीचे होंगे, इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय। यहाँ पे होगा मेटल, हाँ, यहाँ पर होगा कोई मेटल, जैसे इसमें अगर बात करें यहाँ पे सर होगा कोई मेटल, स्क्वायर प्लेन मतलब एक स्क्वायर रूट में रहेंगी लेकिन एक प्लेन में रहेंगी। देखो ना, एक कॉपी जैसी बन गई है ना, कॉपी किताब देखे हो, इसको कहीं ले जाकर के ऐसे धर सको, प्लेन में आ जाएंगी, ठीक है। अष्टफलकीय मतलब कोई मेटल है सर, ऊपर एक लिगेंड, नीचे वाला है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस कैसे कर, मतलब कि कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें हमको बताना रहेगा कि कौन प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सेकेंडरी वैलेंसी है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कुछ एक आध एग्जाम्पल हो जाए यार, एग्जाम्पल तो देखे नहीं, एग्जाम्पल लिखना भाई। जैसे CO है, Cl3 है, इसके साथ में NH3 का होल 4 हो और यहाँ पे H2O भी हो, ये क्या है, उसका एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, CO NH3 का होल 4 H2O भी है और Cl को कहाँ लिख देंगे, बाहर। अब इतने ज़्यादा कंपाउंड हम लोग नामिंग कर चुके हैं कंपाउंड्स की, तो ऐसे लिखना तो आना चाहिए। तो ये सब अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखो तो कैसा होगा, कैसा होगा भाई। CO है, ऊपर में कौन जाएगा, H2O को रख दो, अकेला है बेचारा, और नीचे जाएगा NH3, यहाँ पे जाएगा NH3, यहाँ पे जाएगा NH3 NH3 NH3। Cl कितने हैं, 3 है, इनको तो डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ता है, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl है जी, लिख सकते हो ऐसे। तो एक एग्जांपल दे देना, बात खत्म करते हैं। आइए कुछ अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट ही लिख लो यार। प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करने का तरीका क्या हो सकता है भाई, आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैं कंपाउंड को पहले लिख ही लेता हूँ। CO है, Cl3 है और डॉट में क्या है, NH3 का होल 4 है। बस यही कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को मुझे अच्छे से लिखना है। CO लिख, अच्छा ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। तो कर क्या सकते हैं भाई, CONH3 का होल 4 और Cl2 कर सकते हैं, लास्ट में एक Cl भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इतने कंपाउंड कर चुके हैं इसलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, हमारा मन कर रहा नहीं कर रहा है हम नहीं लिखेंगे भाई। चलो हम इसी को एग्जांपल मान के चलते हैं। आप लोगों ने AgNO3 के बारे में सुना होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के बारे में सुना होगा। इसी के द्वारा हम लोग परीक्षण करते हैं कि कौन कितना वैलेंसी अपने पास में रखेगा। जैसे CO केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट CO Cl3 है, 1 2 में 4 NH3 है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है AgNO3 के साथ करानी है, ठीक। फिर से वही करना है, CO Cl3 है, 4 NH3 है, इसकी रिएक्शन अब की बार 2 AgCl से कराओ, AgNO3 से कराओ, AgNO3। एक और लिख लो, Cl3 4 NH3, ठीक। अरे मिटाई दो यार, अब की बार 3 AgNO3 ले लो, AgNO3 AgNO3। तो हमारे पास AgNO3 का एक सोल्यूशन है। अब हमको इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दिखानी है। किस प्रकार से दिखा सकते हैं, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक Ag एक Cl को पकड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी AgCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या भाई, सर CO बचा
और यहाँ पे Cl2 बचा, और 4 ठो क्या बचे हैं, NH3 बचे हैं, और ये NO3 उस Cl का स्थान ले लेगा, NO3, यही तो बचा हुआ है। तो अगर मुझे बताना होगा इस कंपाउंड्स में कितनी प्राइमरी वैलेंसी है और कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, तो जितना AgCl बाहर निकला वही क्या होता है, उसका प्राइमरी संयोजकता होता है। प्राइमरी संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, 1। अगर इसमें आपसे द्वितीयक संयोजकता पूछ ले, तब द्वितीयक संयोजकता कितनी है भाई, 4 तो पहले से थी, ये तो सॉलिड है, कितनी और इसमें से सॉलिड है, इसमें 3 थी सर, 1 बाहर निकल गई, मतलब 2 सॉलिड थे तभी तो बाहर नहीं निकली ना। अरे भाई जो घुल जाए वो क्या होती है, प्राइमरी होती है। अब Ag को देखा, एक Cl चला गया इसके साथ में, तो कितनी अभी सॉलिड बची हैं, 2 बची हैं, तो 4 ये और 2 ये, कितनी हो गई, 6। समझ में आई बात, बतिया समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में देखो तो ये कंपाउंड है, और AgCl इसमें कितने हैं, AgNO3 कितने हैं, 2 हैं, मतलब 2 Ag है तो कितने Cl को पकड़ के बाहर निकलेगा, 2 AgCl सर इसमें से बाहर हो जाएंगे, बचेगा क्या, CO बचेगा, एक Cl बचेगा और 4 ठो NH3 बचेंगे। NH3 कितने हैं भाई, 4 क्या है, NH3 है, और NO3 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, NO3 2 आ जाएंगे। अगर मुझे इसमें प्राथमिक संयोजकता बतानी है तो बताइए कितने लोग घुल के बाहर निकल गए। ये हमारे पास कंपाउंड सॉलिड था, इसमें से 2 Cl चला गया, यानी 4 और 1 5 लोग सॉलिड थे, तो जो चला गया, कौन चला गया, 2 लोग चले गए, तो प्राथमिक संयोजकता 2 हो गई। अगर यहीं पे आपको द्वितीयक संयोजकता पूछे तब कितनी है, कितने लोग सॉलिड बचे हुए हैं, 4 ये बचा हुआ था, 1 Cl और बचा हुआ था, यानी कि 5 द्वितीयक संयोजकता हो गई। नहीं समझ पा रहे हो क्या, अच्छा इसको देखो, ये हमारे पास कंपाउंड है, Ag कितने हैं, 3 है, कितने Cl को पकड़ेंगे, 3 Cl को पकड़ेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl क्या हो गया, बाहर निकल गया, बचा क्या है सर, CO बचा है, Cl तो बाहर निकल गया, 4 तो क्या बचे हैं, NH3 बचे हुए हैं, और NO3 उसके स्थान पे आ जाएगा, जो घुल के चला गया उसके स्थान पे कौन आएगा, NO3 आएगा, NO3 का होल थ्राइस। तो इस कंपाउंड को जरा देखिए और हमको बताइए इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी है सर, जो घुल के निकल जाए, जो किसी के साथ भाग जाए, उसको मैं प्राथमिक बोलता हूँ, आयनित जो आसानी से हो जाए। तो ये हमारे पास कंपाउंड था, इसमें से कौन चला गया, Cl चले गए, कितने चले गए, 3 चले गए, प्राथमिक संयोजकता 3। कितने लोग सॉलिड हैं सर, वही द्वितीयक संयोजकता होती है, जो सॉलिड रहता है वो नहीं घुलता है ना। तो द्वितीयक संयोजकता अगर कोई आपसे पूछे तो कितने लोग सॉलिड हैं, 4 लोग सॉलिड हैं, बता लोगे, नहीं बता पाओगे, अच्छा चलो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करते हैं, हालांकि ये उदाहरण है आपका, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जलीय विलयन में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षण के आधार पर, प्रेक्षण मतलब प्रयोगों के आधार पर, निम्न यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। अब ये तो द्वितीयक संयोजकता पूछ रहा है, चाहे द्वितीयक पूछो चाहे प्राथमिक पूछो, हमको सब आता है भाई। किस प्रकार से आता है, देखिए ये पहला कंपाउंड है, अच्छा यहाँ पे कुछ और दिया है, देखो ध्यान से, AgNO3 मिलाने पर, AgNO3 क्या है, एक सोल्यूशन है, पानी है, मिलाने पर 1 मोल यौगिक से आवेक्षित AgCl के मोलों की संख्या इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, कहाँ आ गया, ये इस प्रकार से है, यानी AgCl की जो संख्या है वो पहले वाले में 2 आई है, दूसरे वाले में 2 आई है, तीसरे वाले में 0 आई है, चौथे वाले में भी 1 आई है, पांचवे वाले में 0 आई है, किसकी संख्या, AgCl की संख्या। और हम तो पढ़े हुए हैं जितने AgCl होते हैं वही उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। तो अगर पहले वाले कंपाउंड में अगर कोई आपसे प्राथमिक संयोजकता पूछे तो कितने AgCl बने हैं, 2 बने हुए हैं, यानी प्राथमिक संयोजकता कितनी आई, 2 आई। अब आते हैं सेकेंडरी संयोजकता पर।
द्वितीयक संयोजकता इस प्रकार से लिखेंगे पहले वाले का। चलो भाई, ये हमारे पास कंपाउंड था, कितने HCl बने सर? 2 बने, मतलब ये कंपाउंड में से दोनों के दोनों कितने चले गए? बाहर चले गए। तो बचा कौन? सॉलिड सॉलिड, 4 बचा। द्वितीयक संयोजकता पहले कंपाउंड के लिए कितनी होगी? 4 होगी। सर इसको भी बताइए, ये मेरे पास कंपाउंड देख रहे हो, देख रहे हैं सर, इसमें से AgCl कितना बचा बना हुआ है? 2 बना हुआ है, मतलब Cl दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? बाहर चले गए हैं। सॉलिड कौन बचा हुआ है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो द्वितीयक संयोजकता दूसरों के लिए कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सर ये वाला कंपाउंड, इसमें बताइए AgCl कितना बना हुआ है? 0, यानी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई? 0। सर द्वितीयक संयोजकता कितनी हुई? तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। तीसरे वाले में भी कितना आया? 6 आया। बात समझ में आई? इस वाले कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो तो कंपाउंड दिख रहा है, AgCl कितना बना हुआ है? 1, मतलब Cl3 था, 1 Cl तो बाहर चला गया। सॉलिड कितने लोग बचे हुए? 4 ये था, 2 ये था। 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। लास्ट वाला देखो तो 2 NH3 है, 2 तो Cl2 है। इसमें से AgCl कितने बने हुए हैं? 0 बने हुए हैं। तो आसानी से बता सकते हैं सेकेंडरी संयोजकता कितनी है, कौन ऐसे कैसे बना हुआ है, एकदम सेम टू सेम डिक्टो। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो नहीं बता पाओगे? यही तो है सेकेंडरी संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। पहले कंपाउंड के लिए कितनी आई? 4 आई, दूसरे कंपाउंड के लिए 6 आई, तीसरे के लिए भी 6, चौथे के लिए 6, सबके लिए 6, उसके बाद 4। तो वर्नर की थ्योरी यहीं पे समाप्त होती है। अच्छे से पढ़िए, बाकी अपने नोट्स बनाते रहिए। पार्ट 7 की 6 लेके आएंगे जो भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।